हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शैल गुप्ता है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। इसके अलावा मैं एक लाइफ कोच भी हूँ और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में और मैं एक कोरोना पेशेंट भी हूँ। तो आज मेरा 10th डे है सिम्पटम्स का और फ़ीवर मुझे लगभग 8 साढ़े 8 दिन रहा इनमें और काफ़ी हाई ग्रेड फ़ीवर रहा। मतलब तकरीबन 100 से तो ऊपर हमेशा 102, 101, कभी थोड़ा इससे भी ऊपर। तो कुछ गलतियाँ मैंने करी इस दौरान। कुछ गलतियों से मैंने सबक लिए, सीखे। वो क्या चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट, ये सब जानना ज़रूरी है। मैं सोचता था मैं डॉक्टर हूँ और मुझे काफ़ी कुछ पता है और मैं हीलर भी हूँ, तो मैं काफ़ी हद तक अपने डरों के पार जा चुका हूँ और ये इसको पॉज़िटिविटी से कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ, ये मेरे लिए आसान होगा। पर यकीन मानिए इतना आसान नहीं था। तो इसमें कई चीज़ें जो हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा और चाहूँगा जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करें। और इसके अलावा एक फैमिली की ताकत है। ख़ास तौर से इंडियन सिनेरियो में हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं जिसका कि बहुत फ़ायदा है इस तरीके की विषम परिस्थितियों में उसका इस्तेमाल भी कैसे करें और एक मुट्ठी की तरह मिलकर इस कठिन परिस्थिति का आप सामना करें। भी 4 जनरेशन्स हैं और हम सबको 8 लोगों को ये कोविड हुआ और मेरे जिसमें कि सबसे ज़्यादा चिंता जो थी वो ओल्ड जनरेशन मेरे दादा-दादी जो कि 90 से लेके 95 के एज ग्रुप के बीच के हैं। मेरे मम्मी-पापा 70 से 75 के बीच के एज ग्रुप के हैं। मैं और मेरी वाइफ़ वो हम लोग 44-45 के आसपास हैं और बच्चे। तो ज़ाहिर है कि ये चारों एज ग्रुप में डिफरेंट तरीके के सिम्पटम्स बनते हैं और उनके अलग तरीके के अलग किस्म के चैलेंज होते हैं। अभी जो हम देखें तो ये कैसे हमने इनको ठीक किया। इन सब में सबसे ज़्यादा जो फ़ीवर लंबा चला, मुझे चला आज 10वां दिन है मेरे सिम्पटम्स को और कल मेरा फ़ीवर उतरा है और कैसे हमने इसको कोप किया, क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, मैं आपको सब डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा, पर इसको एंड तक देखिए, आपके बहुत सारे समाधान करेगा, समस्याओं के, सवालों के जवाब देगा। तो कॉपी पेन रखिए अपने पास और नोट करते जाइए जो-जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इस वीडियो को रिपीट करके कई-कई बार देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो ये बीमारी ट्रिकी है, नई है, हम लोग कम जानते हैं इसके बारे में, एक्सपीरियंस अभी उतना नहीं है। जब पहली वेव आई थी उस समय जो दवाइयाँ इस्तेमाल में की जा रही थी, जैसे बहुत आपने नाम सुना होगा उस समय एंटी मलेरियल कुछ मेडिसिन्स हाइड्रॉक्सीक्लोरोक्विन, एचसीक्यूएस बहुत लोगों ने इस्तेमाल करी और इस बार जबकि आप सुन रहे होंगे नाम भी नहीं उसका को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, इवॉल्व हो रही हैं। अब की बार जी हाँ, हम ज़्यादा बेहतर तौर पे तैयार हैं एज़ फ़ार एज़ मेडिसिन्स आर कंसर्न्ड और कुछ मेडिसिन्स जैसे कि स्टेरॉइड्स इनका रोल बहुत अच्छे से इस्टैब्लिश हुआ है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज़ हैं जैसे कि अ, बॉडी वो अपने आप भी बीमारी को ठीक करना जानती है, सक्षम है और आप जानते होंगे कि एक साधारण सर्दी बुखार की तरह ये आता है और बहुत सारे लोगों में 80-85% तक लोगों में तो ये बिल्कुल ऐसे ही ठीक हो जाता है और कोई ख़ास सिम्पटम नहीं आता। आपके आस-पास, आपके फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। दूसरा कि ये बीमारी में बॉडी के अलावा माइंड, आपका मन
जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप डर गए हैं, दहशत में हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप अपनी डेस्टिनी में ऐसी चीज़ें क्रिएट करते जाएँगे जो आपके डरों को सच साबित करती जाएगी। बहुत सारे लोग साँप के ज़हर से नहीं मरते, बहुत सारे साँप ज़हरीले नहीं होते हैं, बट लोगों की मृत्यु हो जाती है बिकॉज़ डर के वजह। तो कैसे हम अपने शरीर, मन और अचेतन हायर कॉन्शियस को तीनों को मिला के जब कंबाइन करके इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान होगा हमारे लिए इस बीमारी के पार जाना। डर और दहशत, इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। मैं पिछले 15-20 साल से स्पिरिचुअलिटी में हूँ और मैं देख रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें, समझ रहा हूँ, अपनी कॉन्शियस की लेयर्स को उतार रहा हूँ, धीरे धीरे समझ रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता था कि मैं डरों को जीत चुका हूँ और मेरे मन में किसी भी तरीके का डर और दहशत नहीं है। मेरे इस ख़्याल की ये पिछले 10 दिनों में जो कोरोना हुआ उसने धज्जियाँ उड़ा दी और मैंने अपने दिमाग के रूपी घर के अचेतन के गहरे तलों में जो छुपे हुए डर थे उन्हें महसूस किया। मुझे समझ में आया कि अभी बहुत लंबा रास्ता है, बहुत चीज़ें तय करनी है। जब ये मैं बोल सकता हूँ जो कि मेडिकल नॉलेज भी रखता है, जो 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 साइंस समझता है चीज़ों की, जो अच्छे से मॉनिटर कर पा रहा है चीज़ों को और बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के टच में भी रहा। अ, तो फिर ये आम जो साधारण लोग हैं, आप लोग हैं, उनके लिए तो ये बहुत मुश्किल है कि वो डर से ऐसे निकलें। तो क्या चीज़ें हैं जो आपके मन में डर पैदा करती चली जाती हैं, उनसे बचें। नेगेटिव न्यूज़ से बचें। बार-बार जब आप देखते हैं, ग्रुप्स में देखते हैं, लोग शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन कि इतनी डेथ हो गई, उस हॉस्पिटल में ये ख़त्म हुआ, उधर ये ख़त्म हुआ। ये सब इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। आपके मन में डर ही और पैदा होंगे, दहशत ही और पैदा होगी। आप कुछ जानेंगे, समझेंगे नहीं। टीवी में आप देखते हैं इतने डेथ हो गए वहाँ पर। आप व्हाट्सएप में एक दूसरे से मैसेज एक्सचेंज कर रहे होते हैं। हम देख रहे हैं अभी गवर्नमेंट को लोग गालियाँ देते रहते हैं कि कोई अरेंजमेंट नहीं कर पा रहे। बहुत बड़ा देश है हमारा और हम जानते हैं कि हमारा हेल्थ सेक्टर उस हद तक डेवलप नहीं हुआ। गवर्नमेंट जितना भी काम कर रही है वो कर रही है, वो और इम्प्रूव कर सकती है, वो करेगी भी। लोग लगे हुए हैं आपके लिए, हमारे लिए। और वैक्सीनेशन ख़ास तौर से एक बहुत अच्छा अहम इसमें रोल प्ले करता है। मैं खुद वैक्सीनेटेड हूँ, मेरी वाइफ़ वैक्सीनेटेड है, मदर फादर वैक्सीनेटेड है। पर अ, उसने डेफ़िनेटली वैक्सीनेशन ने हमको हेल्प किया, जबकि हमें अभी पूरा टाइम नहीं हुआ था इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए जो सेकंड डोज़ के बाद चाहिए होता है, उससे पहले ही इन्फेक्शन आया। पर ये देखना पड़ता है। ये तो क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं, नहीं हैं तो कोशिश करें कि आप अरेंज करें। तो ऑब्वियसली ये एक थर्मामीटर है, डिजिटल या नॉन डिजिटल जैसा भी थर्मामीटर है, आप यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए। अपने फ़ीवर को रिकॉर्ड करें अगर आपको सिम्पटम्स शुरू हो गए हैं, बहुत ज़रूरी है। जनरली देखा जा रहा है ज़्यादातर लोगों को तो बहुत माइल्ड फ़ीवर आता है, 1 आध दिन रहता है और उतर जाता है। तो ज़्यादातर ऐसे केसेस के अंदर परेशानी नहीं होती है और ये लोग धीरे-धीरे ठीक हो जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि कुछ सिम्पटम्स जैसे माउथ अल्सर्स के तौर पर भी आते हैं और कुछ लोगों को कभी-कभी डायरिया के फॉर्म में भी आ रहे हैं। एनोस्मिया यानी कि जो स्मेल का आपका सेंसेशन है वो ज़रूरी नहीं है कि सब में ख़त्म हो और इमीडिएटली शुरू में ही ख़त्म हो। ऐसा नहीं है, हो सकता है बाद में ख़त्म हो वो आपको। और ये भी चीज़ देखने में आ रही है मुझे, जैसे मैं अपना आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मुझे शुरू में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ जिसमें कि नज़ला ज़ुकाम रहा और बॉडी एक रहा और उस दौरान मेरी फैमिली में कई लोगों को कोविड पॉजिटिव वो हो गए थे। तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे भी हो ही गया है और मैंने हालाँकि अपना टेस्ट कराया तो नेगेटिव आया। मुझे लगा ये फ़ॉल्स नेगेटिव हो सकता है, हालाँकि आरटी-पीसीआर टेस्ट था बट काफ़ी फ़ॉल्स नेगेटिव सेकंड वेव में अब देखने को मिल रहा है।
और पर कुछ समय के बाद जब सबका ठीक हुआ घर में, उसके बाद मुझे अफ़ेक्ट किया। तो ऐसा क्यों हुआ? प्रोबेबली एक कोई और मैंने इन्फ्लुएंज़ा वायरस को कैच किया होगा, और ऐसा होने पर वो वायरस आपको कोरोना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, बहुत टेम्परेरी, थो जितने समय वो आपके पास है वहाँ बॉडी में। और इसी वजह से मुझे उस वक़्त कैच नहीं किया, थोड़े समय के बाद कैच किया। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भई मुझे सर्दी-ज़ुकाम हो गई है और इतना कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना ही होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना ही हो। मैं ये गलती डॉक्टर होते हुए कर चुका हूँ। तो आप सीखिए मेरी गलतियों से भी, हम सब एक-दूसरे की गलतियों से सीख रहे हैं, हम सभी सीख रहे हैं। तो थर्मामीटर के बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट मशीन होता है, वो ये पल्स ऑक्सीमीटर रहता है। इसके अंदर आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन ऐसे यहाँ पर लगा के आप चेक करते हैं, और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट दोनों इसके अंदर आते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन अपना बेसलाइन ऑक्सीजन सैचुरेशन, जैसे अगर अगर घर में अभी किसी को कोरोना नहीं भी हुआ है, तो आप अपना ये देखिए, जैसे अब आप इसमें देख रहे हैं, मेरा ये 98 ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रहा है, और 77 के करीब ये मेरा 75 पल्स रेट आ रहा है। तो अगर किसी के पास ये पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो आजकल स्मार्टफ़ोन्स के अंदर भी ऐप होती है, आप यूट्यूब करेंगे, देखेंगे, तो उसके अंदर भी, हालाँकि वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, बट एक रफ़ आइडिया तो आपको लग ही जाता है। तो जब तक नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, आप अपने स्मार्टफ़ोन में ऐप डाल के यूज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड, एप्पल, कोई भी फ़ोन आराम से सब में ये ऐप होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक स्टीमर ज़रूर होना चाहिए। बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रोटेक्शन देने के लिए आपको। दिन में 3 बार, 4 बार ज़रूर से स्टीम लें, और भी ज़्यादा ले सकते हैं। मेरी मदर को जब हुआ, उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टीम लिया, और बहुत जल्दी रिकवर की, जबकि उनको कुछ और लंग प्रॉब्लम भी पहले रह चुकी है। और दूसरा, उन्होंने एक और काम किया था जो मैंने भी किया और मुझे भी अच्छा सही समझ में आया और बेहतर लगा, कि उसमें थोड़ा-सा अजवाइन मिला दिया पानी में, और तब उसका इस्तेमाल किया स्टीम के लिए। थोड़ा, अगर आप देख रहे हैं वो बॉयल जल्दी होगा, और अजवाइन के फ़ायदे आपको मिलेंगे, इन्हेल करने में बहुत फ़ायदा करेगा। ध्यान से करिएगा, कई बार पानी बाहर निकल आता है उसमें से बबल्स के तौर पे, तो थोड़ा कम अजवाइन डालें, डाइल्यूट कर लें उसको। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ईज़िली अवेलेबल है और जो फ़ायदा करती है, और मैं पर्सनली यूज़ करके चुका हूँ, इसको बता रहा हूँ। एक पोटली मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर अजवाइन, लौंग और कैम्फ़र यानी कपूर जो होता है, जो पूजा में यूज़ करते हैं बहुत, वो डाला है। और कैम्फ़र की तो अपने आप में भी बहुत अद्भुत प्रॉपर्टीज़ रहती हैं प्यूरीफाई करने की। और ये मैंने खुद देखा, मेरे दादाजी का जब ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरा, उनका करीब 80 तक भी ऑक्सीजन सैचुरेशन पहुंच गया था, और वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं लगवाना चाह रहे थे, नहीं लगा रहे थे, बार-बार हटा रहे थे। तो ये सिर्फ़ ये इसको सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाते हैं। बहुत बेहतर हो जाते हैं, और ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, अच्छा रहेगा। घर के सब सदस्य रखें, घर के कुछ एक आध जगह पे बेड के पास, बीमार व्यक्ति के बेड के पास कोशिश करें कि आप ये रख दें, कैम्फ़र अलग से रख दें, तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा जब आप एक और नेचुरल चीज़ों की हम बात करते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, सनलाइट। कई लोग ऐसा देख रहे हैं हम कि वो बिल्कुल दुब ऑब्वियसली मुझे भी हुआ, और मैंने देखा कि ये बहुत तोड़ देता है शरीर को, और हिम्मत नहीं बचती बॉडी में उठने की, ताकत नहीं बचती कुछ बोलने की, करने की। अ, बस ऐसे लगता है कि पड़े रहें। सबको एक जैसे सिम्पटम नहीं होंगे, हाँ, जिनको होंगे वो जानते हैं, मुझे हुए। तो पर फिर भी मैं बोलूँगा, मैं कर रहा था ऐसा कि अपने छत पे जाके, जिनके पास छत नहीं है वो बालकनी में, नहीं तो घर के बाहर ही थोड़ी देर खड़े होके सनलाइट लें।
सनलाइट, सन बाथिंग ले सकते हैं तो वो लें थोड़ी देर के लिए। बहुत फ़ायदा रहेगा। सुबह उगते सूरज की ले लें, बहुत अच्छा रहेगा। और उस दौरान जीभ बाहर निकाल के सिंहासन होता है एक, उस या तो प्रॉपर सिंहासन नहीं आता तो सिंपल बस जीभ बाहर निकाल के ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट करें। ये काफ़ी फ़ायदा करेगा। ये आपको जैसा हम जानते हैं कि सनलाइट में बहुत अच्छी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी रहती है और किसी भी तरीके के कीटाणुओं को मारने की क्षमता ये रखती है। ये बहुत हेल्प करती है। आयुर्वेद का बहुत पुराना योगा का नुस्खा है ये। इसको ज़रूर करें, ये फ़ायदा करता है। प्राणायाम कर कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, थोड़ा-सा खुली हवा में साँस ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। घर में हर वक़्त एसी चला के बिल्कुल ना बैठें। आपके एक फैमिली मेंबर से बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को एसी की वजह से सीधा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। मास्क लगा के रखें, फैमिली में एक को हुआ है तो कोशिश करें अगर बीमार व्यक्ति मास्क लगाए तो ठीक, नहीं और सबको तो लगाना ही है, बीमार व्यक्ति को भी लगाना ज़रूरी होता है। पर जो लोग सीरियसली बीमार हैं और जो ऑब्वियसली ब्रीथ नहीं कर पा रहे, जूझ रहे हैं उससे, तो वो तो मास्क नहीं लगाएँगे ऑब्वियसली। तो पर आप जब उनके पास उनकी सेवा के लिए जा रहे हैं, तो आपको ज़रूर मास्क लगा के रखना है। आपके घर में अगर मेड है, कोई हेल्प है डोमेस्टिक और आप उनको उनसे हेल्प करा रहे हैं, तो उनको भी ज़रूर एक अच्छा N95 मास्क उस समय दें ताकि वो लगा के तब जाएँ। ऐसे ना जाएँ वरना बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है बीमारी का, जो कि आपको इन्फेक्शन हो गया पर सिम्पटम्स डेवलप होने में टाइम लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में 8 लोग हैं और पहले बंदे को इन्फेक्शन होने से दूसरे या लास्ट बंदे में इन्फेक्शन होने में 15 से ज़्यादा दिन भी लग जाएँ। तो ऐसा सँभल के इसलिए रहना ज़रूरी है। आगे भी जब बाहर निकलें, आपके घर में इन्फेक्शन है, आपको मालूम है, बाहर निकलें तो ऑब्वियसली सब मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डबल लेयर मास्क का इस्तेमाल करें। कुछ खरीदने जा रहे हैं, अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, हाथों को सैनिटाइज़ करें फिर कुछ खरीदें। वरना आप स्प्रेड करेंगे इन्फेक्शन को। ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो जब भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं या जो जैसे डाइट ले रहे हैं, स्पेशली हल्की डाइट रखें, नारियल पानी, मौसमी का जूस, नींबू पानी, ये चीज़ें बहुत फ़ायदा कर रही हैं। ग्रीन सैलड, कुछ टमाटर वगैरह, जो भी सीज़नल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ब्रोकली, जो भी सीज़नल बीन्स, कैसी भी, ये सब बहुत फ़ायदा कर रही हैं। स्टे अवे फ्रॉम चीज़ या प्रोसेस्ड फूड, ये सब कम लें। रोटी या अन्न का सेवन लिमिटेड मात्रा में करें। आप देखिए बहुत सारे लोगों को जब आप कोविड होता है तो या कोई भी और भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो हमें खाने में टेस्ट नहीं आता। ये एक नेचर का मैकेनिज़्म है कि आप खाने में स्वाद ही ना आए, तो जो स्वाद की वजह से आप खाते हैं वो ना खाएँ, और क्योंकि बॉडी चाहती है कि आप कम खाएँ उस समय, ताकि बॉडी अपनी इम्यूनिटी की जो पावर है उससे इन्फेक्शन से आपकी बचाव कर सके और वो उसको स्पेंड ना करनी पड़े अपनी एनर्जी खाने को पचाने में। तो कम खाएँ। ये और लिक्विड जितना उतना अच्छा, हाइड्रेट करना आपको अपने आप को बहुत ज़रूरी है। कुछ कोगुलोपैथीज़ भी कोविड के साथ देखी जाती हैं जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है और जगह-जगह एम्बोलिक अटैक्स हो सकते हैं। आपको कुछ लोगों को एमआई हो जाता है इसमें, ये सब चीज़ें। तो अभी मैं बोल रहा था कि प्राणायाम करें, उसका फ़ायदा होता है। आप में से जो लोग स्मोक करते हैं, प्लीज़ कृपा करके इस समय स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमारे टेनिस ग्रुप में एक दोस्त होते थे जो फर्स्ट वेव में कोविड की, जिनकी डेथ हो गई। अच्छे फिट रहते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे, बट एक बुरी आदत थी, स्मोकिंग बहुत करते थे। तो और जैसा आप जानते हैं कि ये बीमारी लंग्स की बीमारी है, तो प्राणायाम, स्टीम, सनलाइट, ये सब आपको बहुत फ़ायदा करेगा। और एक चीज़ जो इन सब में सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगी वो है ग्रैटिट्यूड।
तो फिर बोलूँगा, जब आप शिकायतों से भरते हैं अपने आप को, चाहे वो सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, किसी के लिए भी, तो आप ग्रैटिट्यूड से दूर जा रहे हैं। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया। तो जब आप ये चीज़ें खाने में लें, पानी पिएँ, आप उसका शुक्रिया करें और देखिए कैसे कि ये शुक्रिया आपको मदद करेगा हील करने में और बहुत फ़ायदा करेगा। तो इसलिए बजाय अपने आप को कंप्लेंट बॉक्स बना के घूमने के और कंप्लेंट बॉक्स वाली चीज़ें इधर-उधर ग्रुप्स में घुमाने के, आप पॉज़िटिव चीज़ें ग्रुप में घुमाओ। एक दूसरे को ज़रूरत है इस समय आपकी। आपके सरकास्टिक कुछ भी अगर आप डाल रहे हैं, कर रहे हैं, इट इज़ नॉट हेल्पिंग द अदर पर्सन। वो सिर्फ़ शायद आपको अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करने में थोड़ा-सा खुशी महसूस हो रहा हो, पर आप फ़ायदा नहीं कर रहे। और आप अगर फ़ायदा नहीं कर रहे, और तो ऐसे लोगों को प्लीज़, ग्रुप वाले लोग अपने जो ग्रुप्स चलाते हैं ब्लॉक करें। बोलो मुझे चाहिए ही नहीं। जो ग्रुप में नेगेटिव डालेगा मैं उसको ग्रुप से हटा दूँगा। और अगर ग्रुप एडमिन खुद ही ये डालते हैं तो आप उस ग्रुप एडमिन के ग्रुप से सब लोग निकल जाओ। वो आप तो कुछ इन्वेस्टिगेशंस शायद आपने नाम सुना होगा, सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन, एलडीएच, सीरम फेरेटिन और IL-6, डी डाइमर, ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो इससे संबंधित हैं और करे जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सब टेस्ट कराने हैं। और इनमें से कुछ टेस्ट काफ़ी महंगे भी हैं और जिनकी आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। So this is prone position. One small pillow below your head. Then the nose is free. नाक फ्री रहेगा यहाँ से। फिर एक पिलो जो चेस्ट को दबाता है। पेट फिर फ्री है और फिर नीचे आपके पैरों को सपोर्ट दिया ताकि पेट फ्री रहे। तो एब्डोमिनल ब्रीथ होगा, डायफ्राम को ज़्यादा मूव करने का मौका मिलेगा और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता जाएगा। तो प्रोन पोजीशन कहते हैं इसको। इसमें ट्राई करिए। इसमें आपको आपके डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। और टेस्ट ये भी नहीं कि आपको अभी बुखार हुआ है और आपने सारे टेस्ट करा लिए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप अननेसेसरली लैब्स के ऊपर प्रेशर बढ़ा रहे हैं और ये इनकी भी किट्स ख़त्म हो गई हैं। मुझे अपना जब टेस्ट कराने की ज़रूरत थी तो मेरा टेस्ट कई दिन तक हो ही नहीं पाया क्योंकि किट्स ही नहीं अवेलेबल। मैं खुद डॉक्टर होके अपना नहीं करा पा रहा था क्योंकि किट्स अवेलेबल नहीं थे। तो ऐसा ओवर टेस्टिंग आपको नुकसान करेगी। आप बार-बार जाते हैं, लाइन में लगते हैं लैब्स में, कोई फ़ायदा नहीं है। आप वहाँ पर कहीं न कहीं शायद इन्फेक्शन को कैच करने की एक और कैच करने की प्लस अपने से दूसरे को और लोग जो वहाँ पर हैं उनको फैलाने की वो कर रहे हैं, पार्ट बन रहे हैं, उसमें भागीदार हो रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हो। आप खुद डॉक्टर ना बनो, ठीक है? स्टेरॉइड की जो टैबलेट्स होती हैं बहुत सस्ती होती हैं, पर ये कब लेनी है ये आपको सिर्फ डॉक्टर बताएँगे क्योंकि जो फर्स्ट फेज़ होता है जब वायरल लोड बढ़ता है, उस समय यदि आपने स्टेरॉइड्स ले लिए आपस में बस बात करके, तो आप समझो कि आपके मरीज़ को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि उस समय वायरल लोड इतना बढ़ जाएगा, रेप्लिकेट करेगा। मान लीजिए हो सकता है आपका फ़ीवर कोविड हो आपको, पर वो माइल्ड चल रहा हो और कोई और वजह से फ़ीवर आ रहा है, आपको नहीं मालूम। आप डॉक्टर के बिना सलाह के आपने जम के स्टेरॉइड ले लिए और अब पता चला कि फ़ीवर का कारण तो टाइफाइड था और स्टेरॉइड लेने के बाद टाइफाइड तो और फ्लेयर अप कर गया और बंदे की डेथ हो गई। तो आप इसलिए अपने आप की डॉक्टर बनने से बचें, उसको परहेज़ करें और डॉक्टर की सलाह से चलें और कोई भी दवा के लिए अपने डॉक्टर को फ़ोर्स ना करें। और आखिर में फिर बोलूँगा कि साइंस और फ़ेथ का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बिल्कुल इस मुश्किल समय में आपको, आपके परिवार को बचा सकता है। यही फ़ॉर्मूला मैंने अपनाया अपने लिए, यही फ़ॉर्मूला मैं अपने मरीज़ों को दे रहा हूँ और यही फ़ॉर्मूला मैं आज आप लोगों को दे रहा हूँ। तो जो बातें मैंने बताई हैं, इस वीडियो को लंबा वीडियो था, पर बात देखिए, रिपीट करिए, नोट्स बना लीजिए,
शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। मैं एक नोट्स के फॉर्म में भी ये साथ में भेजूँगा लिखा हुआ, तो जो लोग वीडियो ना देख पा रहे हो इतना लंबा वो करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सकता है इसको शेयर करें। यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और साइंस और फेथ का ओशो ने कहा है, मैं बहुत मानता हूँ ओशो को। उन्होंने कहा है कि साइंस और रिलीजन के बीच में अगर कभी कोई ब्रिज का काम करेगा तो वो एक फिजिशियन ही कर सकता है, और मैं समझता हूँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और साइंस एक 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 विज्ञान है, एक कला है सत्य को खोजने की, और जहाँ सारी खोज खत्म हो जाती है वहाँ वो जगह है धर्म, रिलीजन। तो धर्म वो नहीं होता जो मंदिर मस्जिद में बैठ के, गुरुद्वारों में बैठ के करते हैं। वो धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म है खुद को जानना, और जब आप मुश्किल समय में होते हैं तब खुद को जानने की जितनी कोशिश करेंगे उतना आपको फ़ायदा हो। थैंक यू। लव योरसेल्फ एंड स्टे ब्लेस्ड।